राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान में अब ज्यादा वक्त नहीं है। 25 मई को प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। अब प्रदेश में अभी तक प्रचार की कमान हरियाणा के नेताओं ने ही संभाल रखी है, लेकिन अब पार्टियों के स्टार प्रचारक भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में अब जल्द ही चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अंबाला और महेंद्रगढ़ में चुनावी रैलियों में शामिल होंगे, यानी कि हरियाणा की सियासत का पारा अब और हाई होने वाला है। हालांकि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में गृह मंत्री अमित शाह की रैली अचानक से रद्द हुई है। अमित शाह 16 और 17 मई को प्रदेश में रैलियों को संबोधित करने वाले थे। अब हरियाणा में अगले कुछ दिनों में पीएम मोदी की रैलियों से चुनावी बयार बदलने वाली है। हालांकि बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक नजर नहीं आ रहे। हरियाणा कांग्रेस के नेता खुद ही प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनाव की सरगर्मियों के बीच में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कहां हैं? कांग्रेस के स्टार प्रचारक आखिर मैदान में कब उतरेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हरियाणा में एकदम बहुत बढ़िया हालत है, क्योंकि हम कांग्रेस से कहीं आगे हैं। कांग्रेस का अभियान तो अभी टेक ऑफ करना शुरू किया है। हमने तो सवा महीना बल्कि 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने से अपने अभियान को बराबर इस लेवल पर लेकर के आए हैं कि रूट लेवल पर, बूथ लेवल पर भी हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जाना उन्होंने एक राउंड पूरा कर लिया है। दूसरे राउंड के लिए अब शुरू हो जाएंगे। तो जो पार्टी इतने नीचे लेवल तक अपने जनता को और ख़ास करके जनता पार्टी की जो उपलब्धियाँ हैं, पार्टी की जो नीतियाँ हैं, वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। आने वाले 7 दिन के अंदर और इसको मजबूती से करेंगे। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें और एक विधानसभा जहां हमारे मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, करनाल विधानसभा, वो भी हम जीतेंगे। तो आने वाला 4 जून जो होगा उस दिन सभी 11 कमल के फूल खिला करके मोदी जी की झोली में हम डालेंगे। पहले थोड़ा बहुत लगता था कि कभी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। अब आम आदमी खुल के इस बात को कहने लगा है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये आवाज़ सब जगह दिखाई देने लगी है। सरकार से छत्तीस बिरादरी का जन समर्थन मिल रहा है ना। मेरा भी राजनीतिक बहुत तजुर्बा है। यहाँ पूरे हरियाणा में सारा हरियाणा घूम गया। आज कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई है। जब लहर चल जाती है किसी पार्टी की तो क्लीन स्वीप। तो चुनावी माहौल गर्म है और स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला आपको बता दें कि अब शुरू हो जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए अब कमान संभालने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में स्टार प्रचारकों में बड़ा चेहरा केंद्रीय नेतृत्व में कौन होगा, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और बिना स्टार प्रचारकों के क्या कांग्रेस इन सभी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी? क्योंकि बड़ा चेहरा या शीर्ष नेतृत्व अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक संदेश ये भी देने की कोशिश होती है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या जनता को कह रहा है, जनता उस पर और अधिक विश्वास करती है। और इसलिए स्टार प्रचारकों की अपनी एक अलग भूमिका आप देखते हैं कि चुनावों में होती है, और इस बार भी वो भूमिका तय है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस ने भी जारी कर रखी है, लेकिन अभी तक स्टार प्रचारकों में वो कौन कौन से स्टार प्रचारक हैं जो कि हरियाणा में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, कांग्रेस की तरफ से अभी ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि बीजेपी में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री की रैली प्रस्तावित हैं। हाँ, गृह मंत्री की जो रैली होनी थी वो किन्हीं कारणों के चलते आपने देखा है कि कैंसिल कर दी गई हैं। तो अब देखना यह है कि स्टार प्रचारकों के सहारे क्या इस बार ये जो चुनावी नैया है वो पार होगी, क्योंकि दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि दावे हो रहे हैं। 10 की 10 सीटें जीतने के दावे हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन इसके पहले यानी कि 2019 में था उस प्रदर्शन को दोहराएंगे, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है। जबकि कांग्रेस की ओर से आप देख रहे हैं लगातार ये कहा जा रहा है कि अब इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। तो वहीं जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल का भी ये मानना है कि इस बार वो भी बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनावों के लिहाज से करेंगे, क्योंकि जनता कांग्रेस और बीजेपी से ऊब चुकी है। तो अब देखना यह है कि जनता को आखिर कन्विंस कौन कर पा रहा है, स्टार प्रचारकों की भूमिका उसमें कितनी महत्वपूर्ण है, और जिन चुनावी वायदों, जिन चुनावी गारंटियों के सहारे जनता के बीच में पार्टियां जा रही हैं उस पर जनता कितना भरोसा कर रही है, ये महत्वपूर्ण है प्रश्न। और आज इसी पर हम भी चर्चा करेंगे कि आखिर स्टार प्रचारकों के सहारे क्या जो चुनावी फिजा है वो और बदलने वाली है। हरियाणा की राजनीति में अभी और
ये जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो और कितनी तेज होती हुई आपको देखेंगी, और साथ ही साथ इसका क्या असर होगा प्रधानमंत्री की चुनावी रैली से, क्या जो माहौल है वो और बदलेगा, या फिर स्थानीय नेतृत्व जो कि कांग्रेस आप देख रहे हैं कि चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या उदय भान हो या उनके और नेतृत्व के द्वारा जो रैलियां हो रही हैं, क्या उसके जरिए वो जनता को संदेश दे पाने में कामयाब हो पा रहे हैं। ये प्रश्न दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए हो। साथ ही साथ आप चाहे जननायक जनता पार्टी को देखें या फिर इंडियन नेशनल लोकदल को, सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और अब ये जनता को तय करना है कि जनता आखिर किन की बातों पर भरोसा कर रही है, जनता किन मुद्दों के साथ, किस पार्टी के साथ खड़ी है, ये सब जनता तय करेगी। तो कुल मिलाकर के चुनावी बयार और चुनावी माहौल इस समय आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से गर्मा चुका है। अब चुनावी मैदान में स्टार प्रचारकों के आने से आप ये कह सकते हैं कि इसमें और ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक स्टार प्रचारकों में स्टार प्रचारक कौन हरियाणा के अंदर आने वाला है ये स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए बिना स्टार प्रचारकों के क्या कांग्रेस की चुनावी नैया पार लगेगी, ये प्रश्न कांग्रेस के लिए भी है। तो कुल मिलाकर के चुनावी माहौल और चुनावी फिजाओं में लगातार आप देख रहे हैं कि कोशिशें सभी की लगातार जारी हैं, चुनावी प्रचार प्रसार लगातार चल रहे हैं। लेकिन अब चुनावी प्रचार प्रसार के बीच में इस बार हरियाणा की जनता किस पर भरोसा कर रही है और ये चुनावी प्रचार जनता को कितना लुभा पा रहा है, आज इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी स्वागत है। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी आपका भी स्वागत। और अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी आपका भी स्वागत है। जवाहर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि अब चुनावों में समय अधिक नहीं रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि अब बिल्कुल पूरी तरह से अपने उरूज पर पहुंच चुका है ये पूरा जो चुनाव प्रचार प्रसार है, और प्रधानमंत्री की भी रैलियां होनी है। ये स्टार प्रचारकों की भूमिका आप कैसे देखते हैं, और दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री की इन रैलियों से और चुनावी जो फिजा है उसको कितना बदलता हुआ आप देख पा रहे हैं, इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इसी पर चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा में हम 10 सीटें जीते हुए हैं, 10 की 10 सीटें पुनः जीतने जा रहे हैं लोकसभा की, और 11वां जो विधानसभा का चुनाव है वो जीतने जा रहे हैं करनाल से। जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, अभी आप पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बयान दे रहे थे कि पिछले 1.5 महीने से हम तो लगातार लगे हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी विधानसभाएं बांटकर अलग अलग विधानसभाओं में विधानसभा की रैलियां कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो हमारे स्टार कैंपेन वाली जो सूची थी, उसमें अभी 2 दिन पहले ही पंचकुला में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने रोड शो भी किया और कार्यकर्ताओं से उसकी अपनी रणनीति भी बनाई, तो वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं। इसके अलावा 3 वर्तमान मुख्यमंत्री, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, तीनों अपनी रैलियां कर रहे हैं, वो आकर यहाँ जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री की 3 रैलियां तय हो गई है। 18 तारीख को सोनीपत के गुआना में, अंबाला लोकसभा के अंबाला में, और महेंद्रगढ़ भिवानी की महेंद्रगढ़ सीट पर ये जगह पर ये प्रधानमंत्री की 3 रैलियां होंगी। माननीय अमित शाह जी की जो रैलियां पोस्टपोन हुई है वो 20 तारीख को भी प्लानिंग चल रही है। 20 तारीख को शायद उनका 2 जगह का समय मिले, तो उसकी भी हमारी प्लानिंग चल रही है। आने वाले समय में क्योंकि हमारे और नेता अन्य जगह पे भी जीते हैं, तो जो प्रपोज हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा जी का नाम मैं ले चुका, अमित शाह जी का ले चुका, दिव्या कुमारी जी जो डिप्टी सीएम है राजस्थान की, उनका आना तय हुआ है लगभग है। जयंत चौधरी जो हमारे जिनके साथ मिलकर हम यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं वो भी यहाँ विजिट करेंगे। दिनेश शर्मा जी जो हमारे एक्स डिप्टी सीएम है यूपी, उनकी भी पुष्टि हुई है। अलका गुजर हमारी नेशनल सचिव है भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान से हैं, उनका आना तय हो गया। सतपाल महाराज जी जो हैं उनका आना तय हो गया। और ऐसे ही जो पूर्व मंत्री है संजीव बालियान जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, उनका भी इनकी पुष्टि हो चुकी है। तो जैसे जैसे चुनाव और आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है 2-3 दिन में हमारे नेताओं की एक पूरी बाढ़ होगी जो हरियाणा के लगभग क्षेत्र को हम कवर करेंगे। किसी न किसी 2-3 विधानसभा में, 10 की 10 विधानसभा में तो लोकसभा में तो जा ही रहे हैं जी, परंतु हमारा यह है कि 2-2, 3-3 विधानसभा मिलाकर भी कोई एक हमारा नेशनल लीडर पहुंचे और वो मोदी जी ने जो काम किए हैं उनके हिस्सों को लोगों को पता है, उसको और दोबारा से याद दिलाते हुए उन सबके विषयों के कारण हम पुनः
ठीक 10 है। की 10 लोकसभा फिर से जीतने वाले हैं अपने नेतृत्व के कारण। भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार रही, पूर्व की जो खट्टर साहब की सरकार रही, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सरकार रही है, इन सब नीतियों के कारण, चाहे 14 फसलें हरियाणा में एमएसपी पर खरीदने का विषय हो, चाहे किसानों के अकाउंट में जो पिछली कार्यकाल में हमने शुरू कराया था कि तुरंत अकाउंट में पैसा डालने का विषय हो, चाहे महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी जो 300-400 नहरें हैं, जो मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल जी, मतलब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी एज ए बंसीलाल की तारीफ कर रहा हूं। उन्होंने जो नहरें बनाई थी वो भी उनके अंतिम टेल तक पानी नहीं पहुंचा पाए थे। उन पे पानी पहुंचाने का काम हो, पारदर्शिता के आधार पे नौकरी देने का विषय हो, हर कोई डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का नहीं है जिसमें अब नेशनल हाईवे ना जाता हो। ये सब मुद्दे हैं ठीक है। जिनके आधार पर चलिए, स्टार प्रचारकों के साथ साथ जवाहर जी आपने मुद्दों को भी बता दिया। मैं गर्ग साहब का रुख कर रहा हूं। गर्ग साहब, राष्ट्रीय नेतृत्व या बड़ा चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रदेश में तो हम लोग देख रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा भी हैं, आपके उदयभान जी भी हैं, और भी चेहरे आपके लगातार घूम रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, उनके कार्यक्रम अभी समझ में नहीं आ रहे हैं कि कहां होने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर के बहुत सारे नाम अभी जो जवाहर जी ने बताए। कैसे इसको देखा जाए, और बिना बड़े या शीर्ष नेतृत्व के या बड़े चेहरे जो कांग्रेस के और हैं राष्ट्रीय स्तर के, अगर वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में है और नहीं आ रहे हैं, तो फिर कैसे जनता को थोड़ा सा और मोबिलाइज कर पाएंगे आप लोग? गर्ग साहब। आयुष जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम बन रहा है, यहाँ तक कि खड़गे जी भी आएंगे और प्रियंका गांधी जी भी आ रही है, राहुल जी भी आ रहे हैं, हमारे हिमाचल के, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम बन रहा है, और नेताओं के भी कार्यक्रम बन रहे हैं। आज मुद्दा ये है भी, आज सीधी लड़ाई क्या है, जनता क्या चाहती है। आज जनता स्टार कैंपेनर आप बोल लीजिए जवाहर जी, मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोल दो। सर मुद्दा तो उन्होंने जो डिबेट पे बैठाया नहीं, वो डिबेट नहीं, वो कह रहे हैं प्रदेश में मुद्दा ये है। ठीक है, चलिए गर्ग साहब। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ जवाहर जी, आप भटको ना मुद्दे से। आज आपके जो स्टार प्रचारक मोदी है ना, मोदी जी के खिलाफ विरोध है। आज जनता मोदी जी के खिलाफ है। आज ये मुद्दा ये है, असली मुद्दा क्या है, आज सीधी लड़ाई जनता बेनाम भारतीय जनता पार्टी है। आज जो जनता चुनाव लड़ रही है, नहीं जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है या और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आज उनका चुनाव जनता लड़ रही है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनका चुनाव जनता लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। आप बात करते हो विरोध, खुला विरोध भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के खिलाफ है। जिस प्रकार आपने झूठ बोला, मोदी जी की गारंटी की आप बात करते हो, क्या मोदी जी गारंटी है? यही मोदी जी गारंटी है क्या? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया, नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली, ये मोदी जी गारंटी दी थी क्या? किसान की आय 2 गुना करने की बात कही, रसोई गैस सिलेंडर 250 रुपए करने की बात कही, लोगों को झूठ का छलने का काम आप लोगों ने किया है। इसलिए मैं कहता हूँ जनता दुखी है। किस नाम पर वोट मांगेंगे? मोदी जी आएंगे, वोट मांगेंगे, क्या मांगेंगे? हरियाणा के किसानों के ऊपर लाठियाचार्ज की, किसानों के पैर फोड़ दिए। ठीक है गर्ग साहब, लेकिन जब किसान का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आज जब मैं देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे रैली करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी पर भरोसा कर लीजिए, तो सवाल उठना ये शुरू हो गया कि उन तमाम गारंटियों में एसवाईएल का पानी ला करके देंगे, ये गारंटी क्यों नहीं केजरीवाल ने दी? और वो अब आपके साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं चुनाव, तो ये जो किसान का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी तो आपसे पूछेगा ना, भाई पानी दिला रहे हैं एसवाईएल का कि नहीं? या केजरीवाल से कहलवाइए अपने जो आपके गठबंधन के साथी हैं। आयुष जी बहुत अच्छा सवाल किया। जनता देख रही है इंडिया न्यूज, और मैं बताना चाहता हूँ, जवाहर जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी 2019 के अंदर क्या कहा था, पंजाब से पाकिस्तान जाने वाला पानी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, उस पानी को रोकूंगा, हरियाणा को दूंगा, दिल्ली को दूंगा, यहाँ तक कि राजस्थान को पानी दूंगा और पाकिस्तान को पानी रोकूंगा। रोक दिया पानी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका, फैसला आ चुका है, केंद्र सरकार को आदेश दिए जा चुके हैं, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की बीच मध्यस्थता करके पानी पंजाब की भूमिका है ना गर्ग साहब उसमें, और पंजाब में जिनकी भूमिका है वो आज आपके साथ में है।
बिल्कुल तो भाई उसे 100% कहलवाएंगे किसी एक मंच पर के जहां पर केजरीवाल भी साथ में हो, भूपेंद्र हुड्डा भी साथ में हो, और वो ये दोनों मिलकर के कहें कि हमको वोट दीजिए, हम SYL का पानी ला करके आपको दे देंगे 1 महीने के अंदर। कैसे दे रही, मैं वही बताना चाहता हूँ आपको। आयु जी आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, केंद्र सरकार को आदेश आया, केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों नहीं पानी दिलाती? पंजाब तो मना कर रहा ना कि हमारे पास पानी नहीं, तो हम देंगे कैसे आपको? तो केंद्र सरकार किस बात की है? केंद्र सरकार इस बात की है ईडी की छापे बनवाने की है, या CBI की छापे बनवाने की है, या नहीं, गेंद तो आप केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हैं। चलिए केंद्र सरकार वाला मामला है, ये जवाहर जी से पूछ लेगी जनता कि भाई आप पानी क्यों नहीं हमको दे पा रहे। आपसे भी तो पूछेगी ना, आपके साथ जो बगल में खड़े हुए हैं, पंजाब का स्टैंड क्या है उस पर? गर्ग साहब, ये कैसे क्लियर करेंगे आप? हम तो यूं क्योंकि आपने किसान का जिक्र किया, इसलिए मैंने स्पेसिफिक ये सवाल पूछ लिया। मैं किसान का जिक्र के लिए ही कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, हम किसान हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को बर्बाद करने पे तुड़ी हुई है। मैं इसलिए कहता हूं, ये कर्मचारी विरोधी है, सरकारी कर्मचारी विरोधी है, आंगनबाड़ी महिला विरोधी है, सरपंच विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। ऐसा कोई सरकार नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, मोदी साहब आकर क्या बोलेंगे? किस नाम की वोट मांगेंगे? 10 साल के इतिहास देख लो, आयु जी कभी भी इन्होंने महंगाई की बात नहीं की। जब 50 रुपए किलो दाल होती थी, 150 रुपए किलो ने दाल बिकवा दी। जब सरसों का तेल 45 रुपए किलो होता लीटर होता था, आज क्या है? 140 150 रुपए लीटर को बिका दिया। जो 25 रुपए किलो आटा होता था, आज 70 रुपए किलो आटा कर दिया। जो 25 रुपए। चलिए, बहुत सारे मुद्दे आपने गर्ग साहब उठा दिए, लेकिन मुझे लगता है कि SYL पर क्या जवाब जनता को आप देंगे, ये जरा थोड़ा सा तय करके जाइएगा, क्योंकि ये कहेंगे कि भाई केंद्र नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि जनता को कन्विंस कर पाना शायद इतना आसान, या किसानों को कर पाना नहीं होगा। विवेक जी, इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टार प्रचारक हैं भाई, उनके पास भी आपका भी शीर्ष नेतृत्व लगातार लगा हुआ है, लेकिन जिन मुद्दों के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसमें जननायक जनता पार्टी अपने आप को कहां देख रही है, और किस तरीके से और किस स्ट्रेटेजी के साथ या किन गारंटियों के साथ, किस वादों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? अजमेर, मैं तो एक चीज जानता हूँ, दोनों ही पार्टी अपने स्टार प्रचारक लाने का काम कर रही है। वो स्टार प्रचारक आज के दिन मैं कहूँ, अगर जो आज सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं का स्टार जो प्रचारक हैं, वो स्टार प्रचारक इनकी हार का कारण बने। आज हम तो एक चीज जानते हैं, अभी आपने ही बताने का काम किया कि अम्बाड़ा में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 18 तारीख को। तो मैं तो ये जानता हूँ 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी अम्बाड़ा में आए थे, और अम्बाड़ा में आके उन्होंने जिक्र किया था कि मैं सरकार बन गई तो मैं HMT को चलाने का काम करूंगा। वादा करके वो गए थे। उन्होंने वादा किया था कि नारायणगढ़ में रेलवे लाइन लेके आने का काम करूंगा। आज लोग सवाल पूछने के लिए तैयार हैं, लोग जानना चाहते हैं कि HMT क्यों नहीं चल पाई, नारायणगढ़ में रेलवे लाइन क्यों नहीं आ पाई, ऐसा क्या कारण रहा कि अम्बाड़ा से जो इनके मंत्री बनाए गए थे रतनलाल कटारिया जी, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। ऐसा क्या कारण रहा कि तमाम वादे जो इन्होंने किए वो पूरे नहीं हो पाए। आज आपने कहा कि हम किन मुद्दों के साथ जाएंगे, हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। जनता जनार्दन आज देखने का काम कर रही है, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चलती है। हाँ, हरियाणा प्रदेश की बात कोई पार्टी नहीं कर रही। दोनों पार्टियों से अगर मैं पूछूं, हरियाणा के लिए इन्होंने कब कब लोकसभा में आवाज उठाने का काम किया? आज तो तमाम जो सिटिंग MPs हैं उनकी अगर बात करूं, किसी एक का नाम बता दें जिसने अपने पूरे फंड्स जो एलोकेट हुए हैं उनको वो खर्च करने का काम किया। हम एक चीज जानते हैं आयुष भाई, आज हमारे भी स्टार कैंपेनर हैं, हमारे भी स्टार प्रचारक हैं। आज इनके पास तो बड़े बड़े नेता हैं, सेलिब्रिटी हैं। हमारे पास आज खेत में बैठा किसान, मंडी में बैठा किसान, कमेरा वर्ग, आज कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, आज छोटा दुकानदार, आज युवा, आज महिला, आज रेडी वाला, सभी हमारे स्टार प्रचारक हैं, और वो बहुत अच्छे से हमारा प्रचार करने का काम कर रहे हैं। हम एक चीज जानते हैं, हम लोकल मुद्दे उठाने का काम करते हैं। तो देवीलाल जी कहा करते थे रीजनल पार्टीज और रीजनल पार्टी। आज रीजनल पार्टी का समय है, और जनता देख चुकी है दोनों ही नेशनल पार्टीज को, दोनों ही नेशनल पार्टीज को नकार चुकी है। और आने वाला समय जो होगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा,
तो आपके सामने होगा। रीजनल पार्टी जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल की विचारधारा वाली विवेक जी, पार्टी। जब आप रीजनल पार्टी की बात करते हैं तो ये कह दिया जाता है दूसरी तरफ से, पार्टियों की तरफ से, कि आप लोग सिर्फ इसलिए खड़े हो गए चुनाव में कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचा दे, जिसको जो सूट करता है वो ये कहता है। कोई कहेगा कांग्रेस को, कोई कहता है बीजेपी को, लेकिन कैसे आपको वोट काटने के लिए सिर्फ खड़ा कर रहे हैं कैंडिडेट, ये कह दिया जाता है। आप खुल के बताइए। आज राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस अपने 9 उम्मीदवार खड़े कर सकती, हमने 11 के 11 उम्मीदवार खड़े करने का काम किया। आज और पार्टी है उनके पूरे उम्मीदवार नहीं खड़े हुए। आज हम तो ये जानते हैं वोट काटने का या वोट की सेटिंग करने का किसने काम किया, वो हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। रोहतक में रैली कर रहे हैं क्या मोदी जी, बता दें। आज हम तो एक चीज जानते हैं, अमित शाह जी के प्रोग्राम रखे गए, कैंसिल होने का कारण भी पूछ लें। हम एक चीज जानते हैं, लोगों के अंदर पोस्टपोन हुए हैं, जा रहे हैं, कैंसिल नहीं हुए, वो कह रहे हैं पोस्टपोन हुए हैं, वो आगे होगा। मैं तो 25 के बाद शायद हो जाए, कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक कर दें 25 के बाद, और 25 से पहले होगा। 20-21 में बताया जवाहर जी ने, मेरे पास से जानकारी नहीं, लेकिन जवाहर जी कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं 20-21। तो मैं तो एक बात जानता हूं आयुष भाई, आज किस तरह करनाल में कौन कैंडिडेट उतारा गया, कि डमी कैंडिडेट उतारने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया। आज मैं सोनीपत की बात करूं, आज मैं गुड़गांव की बात करूं, आज मैं फरीदाबाद की बात करूं, आज मैं भिवानी की बात करूं, आज मैं हिसार की बात करूं, तमाम सीटों के ऊपर किसने किसके साथ सेटिंग करी और किस किस की टिकट काटने का काम किया, वो सबने देखा। आज कहीं ना कहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा उत्तर मोह के अंदर कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश करने पे लग रहे हैं, और बीजेपी न्यू कांग्रेस बन रही है। बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट्स नहीं थे, कहां से उठा के इनको कैंडिडेट लाने पड़े। विवेक जी, ये वाली बात आप कई बार इस वाले मुद्दे को आप कई बार चर्चा में उठा चुके हैं, आप हमेशा बार चर्चा कर चुका हूं। मैं तो एक ही बात, कांग्रेस बन रही है। मैं इस पर एक रिएक्शन जवाहर जी का जरूर लूंगा। मैं अमनदीप जी का रुख कर लेता हूं। अमनदीप जी, सभी पार्टियों की तैयारियां हैं, जाहिर है कि आपकी पार्टी भी, मैं देख रहा हूं कि लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में आप भी लगे हुए हैं, अभय चौटाला जी को भी लगातार हम लोग रोज देखते हैं। लेकिन ऐसा क्या आप लोग जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं जिसमें जनता ये आप लोगों से कन्विंस हो जाए कि नहीं, उसको कांग्रेस के पास नहीं जाना, उसको बीजेपी के पास नहीं जाना, वो जननायक जनता पार्टी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल के पास जाएगी? क्या आप लोग जनता को बता रहे हैं? आयुष जी, देखिए, पिछले लगातार लगभग 4.5 साल में आपके माध्यम से और प्रचार प्रसार जो साधन है उनके माध्यम से जनता के पास आप लेकर के गए कि एक ही आदमी ने कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर, और जो पूंजीपतिवाद की नीतियां जो है कांग्रेस ने शुरुआत की थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको कई गुना ज्यादा बढ़ाया, उसकी आवाज केवल अगर उठा सकता है तो वो मात्र एक ही आदमी है। और आज इंडियन नेशनल लोकदल को न केवल एक वर्ग का समर्थन मिल रहा है, बल्कि किसान हो, कर्मचारी हो, भिन्न भिन्न वर्गों से और सभी 36 बिरादरी का जो समर्थन मिल रहा है, और उन्हीं को मिलाकर के आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े किसान नेता हैं, गुरनाम सिंह चुडुन्नी जी हरियाणा के, वो खुल करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़े हैं। उसका कारण यही है। मैं तो आपको भी धन्यवाद देता हूं, लगातार 4.5 साल जो आपने कवरेज की, दिखाया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टियों की जो बखियां उधेड़ सकता है, जो लोगों के हक और हकूक की आवाज उठाता है, वो केवल मात्र एक ही आदमी है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। उसके बिना पर, क्योंकि देखिए आज जो चुनाव है, जो मेरे से पहले प्रवक्ता बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, आज चुनाव जनता के सामने बहुत क्लियर है। आज चुनाव जो ये जो विकास की बात करते हैं कि सड़कें बन गई, ये बन गया, वो बन गया, अरे भाई साहब, दुनिया के सबसे गरीब हिस्से में आज रहते हैं आप। जब आप अपने आप को विकासशील से विकसित में जाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना है, लोगों को रोजगार देना है। ऐसे नहीं कि लोगों को भगा दिया। आप 2014 से लेकर 19 तक इस देश से सबसे ज्यादा पलायन किसी दुनिया के अंदर किसी देश से हुआ है, वो भारत से हुआ है। जो लोग ये कह रहे थे ना हम दूसरों का पलायन रोकेंगे, उन्होंने सबसे ज्यादा बच्चों को भगाया है। 2014 के अंदर सबसे युवा देश था, और आज भी है, और पूरी देश की विश्व की निगाहें है कि सबसे युवा देश है। अगर ये विकसित होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने युवाओं को रोजगार दें, उनका उत्थान करें। जो 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, उनको उत्थान करें। आप जो बातें कर रहे हैं जवाहर यादव जी, ये सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी तो देख सकते हैं ना। लेकिन अगर हमारे यूथ का बढ़िया टैलेंट है और अगर वो अच्छी जगह पर जाकर प्लेसमेंट उसका हो रहा है, तो उसमें क्या बुराई? वेरी गुड। टैलेंट आपका अच्छा है, आपको कहीं और अच्छी जगह ऑफर मिल रहा है, तो आप वहां पे जाकर कर रहे हैं, तो ऑप्शन है ना आपके पास।
ये बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, अगर टैलेंट आपका अच्छा है तो वो उसी जगह जा रहे हैं ना जहां पर अच्छा टैलेंट, जहां अच्छी जॉब मिल रही है। यानी कि हिंदुस्तान में अच्छी नहीं, ये जॉब तो मैं नहीं मिल रही। डिसाइड करूंगा यही ना। बात मैं कह रहा हूं, नहीं, यही नहीं, बात मैं अमनदीप ये जी, कह रहा हूं। मेरे पास दो ऑप्शन हिंदुस्तान में मेरे पास अच्छी अगर दो जॉब ऑप्शन है ही तो ये नहीं। मैं निर्धारित करूंगा ना, उसमें कोई किसी को भगा रहा है ऐसा कहना तो सही नहीं है ना। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये पर्सनल तरीके से आयुष जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उत्तर लेकिन देना चाहता हूं राष्ट्र के उत्तर तो अभी देना आप, लेकिन राष्ट्रीय अरे मैं दृष्टिकोण आपसे से नहीं कह रहा जी। ये दृष्टिकोण बात से कर रहा हूं। राष्ट्र का हानि हो रहा है। आप ये समझ रहे हैं? ब्रेन ड्रेन किसको कहते हैं? भविष्य। अब जब हम कहते हैं कि उज्जवल भविष्य, भारत के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, जब भविष्य ही अच्छी जगह जा रहा है तो यहाँ कौन सा भविष्य बचेगा? आपने बिल्कुल सही बात कही। बच्चे इसी वजह से जा रहे हैं कि वो यहाँ पर निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उनकी सारी निराशाएं चली गई। ये जो दिखा रहे हैं ना शाइनिंग इंडिया, ये बहुत चमकदार, तो वो उन युवाओं को क्यों नहीं दिख रहा? अगर इतना डेवलपमेंट भारत में हो रहा है, इतना विकसित भारत बन रहा है, तो उन युवाओं को क्यों नहीं दिख रहा भाई? यही तो सवाल है और यही मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी आ रही है, आज की हालात आप देख रहे हैं आयुष जी, मैं आपको भी सलाह दूंगा कि कहीं फील्ड में आप चले जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और झंडे से दूर रहना। लोगों में गुस्सा इतना है, वो यूं नहीं पता अभी किस तरह से वो निकाल दे। नहीं, अमनदीप जी, ऐसा नहीं है भाई। मैंने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं और मैं खुद गया हूं, फिर ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा कोई डर या इस तरह के कोई माहौल मुझे देखने को मिला हो। ठीक बात है, ये हर छोटी कहीं विरोध भी हो जाता है, वो भी तस्वीरें हम लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन गुस्सा जो जनता के अंदर रोष गुस्सा है, गुस्सा जो है, वो जो गुस्से की आप बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है बटन दबा करके जनता तय करेगी। उसके लिए हम सब बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। और मैं यही बता रहा हूं कि जो असल मुद्दे हैं, जनता के जीवन को जो प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, वो लोग समझ रहे हैं। और खासकर से जो युवा के अंदर सबसे बेरोजगार और किसान की दुर्गति इन्होंने की, दो ही आबादी भारत में सबसे ज्यादा है। और लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर जिसकी आबादी ज्यादा और वही वोट डालेगा और उसी की जीत होगी। तो अगर लोकतांत्रिक प्रणाली को आपने जोड़ा है और आप कह रहे हैं कि आप उनको सही साहब तरीके से कन्विंस कर पा रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो ये इनेलो है, इनेलो के स्टाइल है कि किसी आदमी को डराने की। अब उनसे लोग डरे, ये कभी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये कभी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। चुप करिए एक मिनट, मैं आपके अरे सुनो, मैं पर्सनल आपके बारे में बोलूं क्या? आपके बारे में बोलूं पर्सनल? ये पर्सनल, आप मुद्दे की बात करें ना, आपके पास जवाब है तो बात करें आप। अरे तुम तय करोगे क्या? अरे तुम पर्सनल बात बोल रहे हैं? अरे अमनदीप जी, उसने पर्सनल क्या बोला? वो तो कह रहे हैं कि इनेलो डराने की बात कर रही है। वो पर्सनल कहां क्या कर रहे हैं? सुनिए अमनदीप जी, नहीं अमनदीप जी, ऐसे नहीं। आप जब भी कोई बात बोलते हैं ना, उसका रिएक्शन आते ही आप तुरंत काउंटर करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं अमनदीप जी, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपने पूरा समय लिया, अपनी बात रखी, अब उधर से बात आने दीजिए, उधर से बात। कोई पर्सनल अटैक नहीं किया उन्होंने अमनदीप जी, आपको पर्सनल अटैक नहीं किया। पार्टी को लेकर के तो आप भी बोलते हैं ना, बीजेपी को लेकर के आप भी अटैकिंग मोड में रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि आप डराने का काम कर रहे हैं। बस इतनी बात कही जवाहर जी। नहीं आयुष जी, अगर मुद्दे की बात है, नहीं ठीक है, मुद्दे पर आएंगे भाई, मुद्दे पर आएंगे। मुद्दे से बाहर जाएंगे, मैं बैठा हूं ना यहाँ पर। अरे मुद्दे से बाहर जाएंगे, मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, मैं बैठा हूं यहाँ पर। मुद्दे पर आएंगे, बात रखने दीजिए, उनको बात रखने दीजिए। कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया अमनदीप जी, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। पार्टी की बात करी, पार्टी की बात आप भी करते हैं। जवाब। अब अमनदीप जी सुनिए भाई, सुनिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। अमनदीप जी, ऐसे नहीं होता, एक सेंटेंस बोलते ही आपने काउंटर शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता, ऐसे आप भी नहीं बोल पाएंगे। जवाब। अरे भाई, मुद्दे पर आने के लिए समय देना पड़ेगा ना भाई। मुद्दे पर वो तब आएंगे जब वो बोलेंगे, उनको बोलने देना पहले। अमनदीप जी, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता अमनदीप जी, ऐसे नहीं होता अमनदीप जी। समय खराब हो रहा है अमनदीप जी, केवल समय खराब हो रहा है। आयुष जी, एक पत्रकार को यह कहा जा रहा है कि जी आप बीजेपी वालों से दूर रहना, नहीं तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या मैसेज आता है? हरियाणा की दर्शा इसको अपने आप तय कर लेगी। नहीं, मैं आपके रैलियों में भी जा रहा हूं, मैं इनेलो की रैली में भी गया हूं, मैं जेजेपी की रैली में भी गया हूं। मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, मैं किसी से डर भी नहीं रहा। और ना ऐसा कोई माहौल है, इसीलिए मैंने उनको काउंटर किया, इसीलिए मैंने उनको काउंटर किया, इसीलिए मैंने काउंटर किया। आयुष जी फिर बीच में आ गए। इन्होंने ये कहा कि आप पत्रकार हो और बीजेपी वालों से दूर रहना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, नंबर एक। अब दूसरा, इन्होंने ज्ञान बांटा कि विदेश में जा रहे हैं अभय चौटाला जी, जिनको ये लौह पुरुष बता रहे हैं, उनका कौन सा बच्चा गया था मुझे नहीं पता। डीजीपी का कौन सा बच्चा बाहर से पढ़ के आए थे, कौन उसमें फेल हुआ और कौन पास हुआ, तब तो हमारी सरकार नहीं थी। क्यों इनको अपने घर के बच्चे
पढ़ने के लिए विदेश भेजने पड़े? क्या इनकी सरकारें रही इससे पहले हरियाणा में? क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना पड़े? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे दिग्विजय चौटाला के साथ कौन पढ़ता था बाहर? दिग्विजय ये तो अभय चौटाला की स्टेटमेंट में बता रहा हूं। अरे ये तो सारा गांव जोड़ दे, तू सारा हरियाणा जोड़ दे अभय चौटाला के साथ, अपने बच्चे भी जोड़ दे अभय चौटाला के साथ, ये तो सारी जोड़ दे तू, पूरे देश के जोड़ दो। ये कोई बात है यार? ये तो झूठ है बिल्कुल। नहीं अमनदीप जी, ठीक है, सारे देश के जोड़ दो, अपने बच्चे भी जोड़ दो सब साथ में। और ये तू बीच में क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक है, भाषाओं का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अरे ये तू तड़ाक मुझे लगता है ये सही नहीं है, ये शब्द सही नहीं, शब्दावली ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप मेरा जवाब ले लें, बिल्कुल झूठ है। आपको ठीक मेरा है, रिएक्शन लेना पड़ेगा। सबको जोड़ दे तू, ये शब्दावली सही नहीं है। देखिए यहाँ जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, अभय चौटाला जी की मेरी स्टेटमेंट है, जब इन दोनों पार्टियों में एक अलग होने का प्रयास करी थी, तब अभय चौटाला जी ने यह कहा था मेरा बेटा और दिग्विजय चौटाला दोनों विदेश में पढ़ते थे और मैं इससे ज्यादा, अपने बेटे से ज्यादा दिग्विजय चौटाला को प्यार करता था। जब मैं वहां जाता था उनसे ज्यादा मैं उसकी केयर करता था। ये अभय चौटाला का रिकॉर्ड पे दिया हुआ बयान बता रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि इनके 2 बच्चे विदेश पढ़ने गए थे। अगर गलत है तो फिर कह रहा हूं, या तो अभय चौटाला जी माफी मांगेंगे या मैं मांग लूंगा। मेरे पास उसकी कहोगे उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दूंगा, नंबर 1। दूसरा, अब इन्होंने कहा कि भाई ये किसान का, सुरक्षा का और हमारा घोषणा पत्र, इन्होंने कहा जी, शायद जेजेपी के मित्र ने कहा कि जी हमारा घोषणा पत्र में हमारे स्टार प्रचारक, उन्होंने किसान मजदूर ये सब की बात की। इसका मतलब इस राजनीतिक जनता चुनाव लड़ रही है, स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं। अरे सर, मैं मान रहा हूं ना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तथ्यों पे बात करेंगे। क्या स्टार प्रचारक की सूची में हमने ये दिया था क्या कि हमारे यहाँ स्टार प्रचारक मजदूर रहेगा, हमारे यहाँ किसान रहेगा? इन्होंने किसका मतलब किसी के नाम नहीं दिए थे। और ऐसा करके क्या चुनाव आयोग को जो इन्होंने सूची दी थी, क्या उसमें ये थे? तो आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। और दूसरा, मैं आता हूं, मेरा इन दोनों पार्टियों से तो कोई विवाद है ही नहीं जी, क्योंकि मैं इसको संघर्ष में मानता नहीं। हमारी लड़ाई निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा जीती है। सेकंड नंबर पे जो रहेगी कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस के मेरे मित्र कहते हैं, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, 25 करोड़ लोग, अरे एक मिनट सुनिए भाई, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले बाहर। 25 करोड़ लोग, इन्होंने कहा रोजगार की बात करते हैं। 14 करोड़ लोगों ने अपना धंधा मिलने के बाद पीपीएफ अकाउंट, जो सरकारी होते हैं, ईपीएफ बोलते हैं जिसको, जब आप किसी रोजगार में चले जाते हैं तब वो अकाउंट खुलता है। तो 14 करोड़ वो अकाउंट खुले, वो तभी के लिए जब उन पर रोजगार मिला। एक मेरे मित्र कह रहे थे, शायद जेजेपी के, कहते कि 2014 में मोदी जी अंबाला आए थे और उसके बाद हम एक सीट वो हार गए थे, मोदी जी का जादू नहीं चला। भाई 14 में आए थे ना, कोई वादे 14 में किए होंगे ना, उसके बाद 19 में वो सीट हम जीते। तो इसलिए आपका इसका कोई तर्क बनता नहीं कि क्या है। बेसिकली आपको यही नहीं पता आप 14 में जीते। HMT की बात करी अरे एक मिनट रुकिए, अरे चलो छोड़िए, अरे तो 19 में जीते ना। अरे रतन जीते ना, रतनलाल कटारिया दोनों चुनाव जीते ना, दोनों चुनाव रतन कटारिया जी जीते ना। अरे रतनलाल कटारिया जी दोनों चुनाव जीते ना। अरे आपने 14 कोट किया, आपने 14 कोट किया, मैंने मान लिया। अरे मैंने मान लिया ना, आपकी बात मैंने मान ली। 14 में हम भी वहां से जीते, 19 में भी जीते। आपने 14 को कोट किया, मैं इसमें विवाद नहीं कर रहा ना, मेरी जुबान फिसल गई। मैं ये कह रहा हूं 14 भी जीते, 14 में प्रधानमंत्री जी में आए और 19 में भी जीते। अरे 19 में भी जीते। अगर आपको इसका मतलब मोदी जी के शब्दों पर आपको विश्वास नहीं है, आपको करना भी नहीं चाहिए विपक्ष की पार्टियों पर। हरियाणा की जनता ने किया है और आज भारतीय जनता पार्टी में भी करूं। अरे एक मिनट सुनिए ना, सुनिए भाई, मैं बीच में नहीं था ना, आपको सुन लो, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा। ठीक है जवाहर जी, जल्दी से कंप्लीट करें, जल्दी कंप्लीट करें। गर्ग साहब का मैं रुक कर रहा हूं, गर्ग साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पे आ रहा हूं। मेरे कांग्रेस के मित्र, मैंने तो कोट करके कहा कि बंसीलाल जी की बनाई हुई नहरों में अगर पानी पहुंचाने का काम उन्होंने जब किया, तो उसके बाद हुड्डा साहब की सरकार 10 साल रही, वो पानी क्यों नहीं पहुंचाया? इन्होंने कहा जी, इन्होंने कहा पाकिस्तान का जिक्र किया। हमने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रेणुका डैम और किसाऊ डैम, जो कि 1965-70 में जिनकी प्लानिंग की थी, जिनका पैसा प्रदेश की राज्यों ने जमा नहीं कराया था, ऐसे तीसरा डैम मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, रेणुका, केशव, इन सबके पैसे जमाने कराने का काम अगर वो किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, जिससे उनका पानी आ सके, हरियाणा में पानी और अधिक मात्रा में बढ़ सके। 14 फसलें बताए मेरे कांग्रेस के मित्र, अगर ये खरीदते थे या नहीं खरीदते थे।
ठीक है, गर्ग साहब जवाब दीजिए, गर्ग साहब जवाब दीजिए। गर्ग साहब बहुत सारे मुद्दे गिना रहे थे, मुझे लगता है कुछ सवालों के जवाब आए। ठीक है, अभी गर्ग साहब, ठीक है, एक सेकंड, विवेक जी, अभी गर्ग साहब का समय, अभी बजरंगदास गर्ग जी, अरे विवेक जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, गर्ग साहब। आयुष जी, आज भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है सारा दुनिया जानती है, सारा देश देख रहा है, पूरा हरियाणा देख रहा है। अगर ये कहते हैं हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और इनको प्रत्याशी तक तो मिले नहीं, उधारे मांगे हुए प्रत्याशी लेके आए हैं। यहां तक कि कितना भारी विरोध इनके प्रत्याशियों का हो रहा है। जब ये वोट मांगने जाते हैं, जनता सवाल पूछती है, आप हमसे वोट मांगने के लिए आए, वो आपका अधिकार है, हमारे सवाल का एक जवाब दे दो कि हमारा क्या कसूर था, हमें क्यों दुड़ा कर पीटा, क्यों मारते झूठे मुकदमे दर्ज किए, क्यों हमारे ट्रैक्टरों के टायर फोड़े गए, क्यों हमारे सड़कों के ऊपर हमारे जाने के लिए किल्ले लगाई गई, कोई जवाब नहीं है। फिर जनता गो बैक के नारों के साथ, काले झंडों के साथ स्वागत करती है। ये तो इनका हालात है, सारा दुनिया जानती है। ये कहते हम जीतेंगे, कैसे जीतोगे, अपना हाल तो देख लो। आपका पूर्व मंत्री जो है राम इंद्रजीत, उसका परसों बयान आया, जनता बदलाव चाहती है। कौन कहता है? जो हीर बेल्ट का जो है आपका मंत्री है, जो कांग्रेस पार्टी में था, सारे नेशनल चैनल के ऊपर भी अखबारों में उसका बयान आया हुआ है। अनिल मीर का बयान पूछ लो, वो क्या बोलता है। सुनीता दुग्गल क्या बोलती है, मेरी नौकरी भी खोज ली, मेरी टिकट भी खोज ली, और उसके बाद बोला जिसको मैं 3 लाख कुछ वोटों से हराया उसको आपने टिकट दे दी। ये खुले नहीं, गर्ग साहब विरोध के स्वर तो कहाँ नहीं है भाई, विरोध के स्वर तो आपके यहाँ भी हैं। फिर अब श्रुति चौधरी क्या बोलती हैं और नेता आपके क्या बोलते हैं, बहुत सारे बयान है। वो तो उस तरह की बयानबाजियां होती है भाई, जिसको टिकट मिला जिसको नहीं मिला उसकी नाराजगी है, वो दिखती है, उसमें क्या आपत्ति है। पार्टी के लिए तो ये भी उड़ाया गया, भाई जिनकी टिकट के लिए विरोध करेंगे पार्टी छोड़ेंगे, बात चल रही है। एक भी ऐसा नेता नहीं, सारे नेता काम में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो टिकटें बांटी है, मैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, मेरिट के हिसाब से टिकटें बांटी है। आज भारतीय जनता पार्टी का जमीन स्तर पे कुछ नहीं बचा, हरियाणा के अंदर पूरी तरह। चलिए, अब जमीन स्तर पर बचा है या नहीं बचा है, इसके लिए 25 तारीख को फिर 4 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है, जनता के बीच में ये पार्टियां अपने अपने तमाम वायदों के साथ हैं, लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि वो आखिर किस पर इस बार भरोसा कर रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।